हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ देविका। वेलकम बैक हिस्ट्री वैली। आज हम लोग मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले जो वीडियो में हमने निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। तो इसका सोर्स पहले देख लेते हैं कि इस कंटेंट का सोर्स क्या है। इसका सोर्स है डॉक्टर केसी श्रीवास्तव की बुक है प्राचीन इतिहास और संस्कृति, डॉक्टर एच.एन. दुबे की किताब है संस्कृति और सभ्यता, सौरभ चौबे की है प्राचीन भारत और पप्पू सिंह प्रजापत की है प्राचीन भारत। ये हमारे सोर्सेस हैं और इसमें हम लोग आज मध्य पूर्व पाषाण काल, उसकी अवधि क्या थी, टाइम पीरियड क्या था, उसको किस और नाम से जानते हैं, विश्व में कहाँ कहाँ इसके अवशेष मिले हैं और भारत में कहाँ से इसके अवशेष मिले हैं, यानी उपकरण कहाँ से मिला है, क्या जीवाश्म मिला है और उसके उत्पत्ति के विषय में क्या मत रखते हैं विद्वान, क्या मानते हैं इसके बारे में, इसकी संस्कृति से हमको क्या मिला है, मतलब उस समय कौन सा मानव आ गया था, उसने एक नया चीज़ क्या खोजा था। जैसे निम्न पूर्व पाषाण काल में आप देखते हो कि वो मानव होमो इरेक्टस था और उसने हमको कारीगर मानव बनाया, उसको कारीगर मानव भी कहा जाता है। उसने ही सबसे पहले पत्थर से उपकरण बनाना सीखा था। तो इस तरह से हमको ये जो नया मानव अब हमको मिलेगा मध्य पूर्व पाषाण काल में, इससे नया क्या सीखने को मिलता है, इसने नया क्या आविष्कार किया या क्या खोजा, इसके बारे में जानेंगे। और उस भौगोलिक प्रसार, भारत में किस किस जगह से हमको कौन कौन से जीवाश्म या उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मध्य पूर्व पाषाण काल निम्न पूर्व पाषाण काल के जस्ट एक उसके ऊपर की लेयर जो थी कि ये सबसे नीचे, इसके नीचे पानी है, ये जो इसके ऊपर जब ये ज़मीन खोदी गई तो ये पहली जो निकली है इसमें निम्न पूर्व पाषाण काल के जीवाश्म मिले। अब इसके ऊपर की जो लेयर हमको खोदने पे मिली वो मध्य पूर्व पाषाण काल की है, मतलब उसका जो डेट निकल के आता है वो इस समय के टाइम पीरियड का है। और इस काल के उपकरण जो हैं उसकी तकनीकी दृष्टि से वो काफ़ी अच्छे हैं, पहले से काफ़ी शार्प हैं और काफ़ी मुलायम पत्थर से बने हैं। जैसे पहले का जो निम्न पूर्व पाषाण काल में क्वार्ट्ज का यूज़ होता है, वो बहुत कठोर पत्थर था। तो जैसे बड़े बड़े पत्थर बनाते थे और उनको रफ रहता था, कोई उसमें चिकनाई नहीं, कोई सफाई नहीं, बस तोड़ करके बनाया और उसी तरह काम होता था। लेकिन अब के पत्थर मुलायम होने लगे हैं, अब तरह तरह के पत्थर यूज़ किए जाने लगे हैं और तकनीकी दृष्टि से मतलब कि उनको चिकना किया जाता है, उनको घिस करके चिकना बनाया जाता है ताकि वो शार्प हो जाएं और अच्छे से शिकार करने में मदद मिले। और ये समय जो है पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल में द्वितीय हिमयुग चल रहा है और द्वितीय हिमयुग की समाप्ति हो रही है और तृतीय युग में ये अपना कदम रख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि अभी जो है पूरा प्लास्टोसीन युग जो चल रहा है वो 5 फेजेस में है, तो उसमें ये द्वितीय से तृतीय में जा रहा है। और जो ये है इसमें पूरी धरती अभी बर्फ़ से ढकी हुई है। तो अब धीरे धीरे जो ये मध्य पूर्व पाषाण क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि अभी जो ये जलवायु है जो अभी पहले था प्रथम में और द्वितीय में बिल्कुल ठंडा था, धरती पूरी बर्फ़ से ढकी थी, तो अब जो है अब वो थोड़ा पिघलना शुरू हो गया है। अब जलवायु गर्म हो रही है जिसकी वजह से जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और मानव में भी हमको देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन। और आप जिस तरह से उपकरण में बदलाव देख रहे हैं ये सब उसी का परिणाम है। इसमें जैसे प्रसिद्ध एक पुरातात्विद हुए हैं एच.डी. संकालिया, इन्होंने तकनीकी परिवर्तन को एक बहुत बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को माना है। इन्होंने जलवायु परिवर्तन को ही एक जो बुद्धिमान मानव आगे चल के होमो सैपियंस आता है वो उसको भी इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को ही माना जाता है। इसका काल निर्धारण क्या है, महाराष्ट्र के मूलावन तथा मध्य प्रदेश के रत्ती करार से रेडियो कार्बन तिथि के माध्यम से इसका तिथि निर्धारण किया गया है। मतलब जो वहाँ पे नदियाँ बहती थी इसमें जो जीवाश्म फंस गया है किसी ग्रेवल में, या जो उस समय के थे जो जानवर उनकी हड्डी मिल गई, तो उन सब चीज़ों से हमको जो तिथियाँ हमको रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा हमने मापा है और इसकी तिथि 1,50,000 से 30,000 तक मानी जाती है। और इसका मध्य पूर्व पाषाण का अन्य नाम जो है के.डी. बनर्जी ने इसको निवासियन संस्कृति कहा है तथा ए.के. घोष ने फलक संस्कृति कहा है, बर्किट और कामयाडे ने सीरीज द्वितीय कहा है। ये दक्षिण भारत में इनको काफ़ी उपकरण मिलते हैं और इन्होंने
फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा है। फलक मीन्स जो अभी तक कोर का पत्थर, कोर से मतलब बनता था सारे उपकरण, अब कोर से नहीं बल्कि उसके जो साइड से जो फलक निकल जाते थे उससे बनते हैं। और उसमें स्क्रैपर सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है इस समय मध्यपुरा पाषाण का। ब्लेड भी बनने लगे हैं लेकिन अभी बहुत मतलब बहुत संख्या में नहीं बन रहे हैं, बहुत संख्या में स्क्रैपर हैं, तो इसलिए इसको फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति कहते हैं। डी टेरा और पीटरसन ने नर्मदा घाटी से इन उपकरणों को, बहुत सारे उपकरणों को प्राप्त किया था। तो इनको यहाँ पे जो हस्तकुठार थे, पेबुल उपकरण थे, इसके साथ साथ ब्लेड उपकरण और जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था स्क्रैपर, छिद्रक हो गया, तो ये बहुत मिलता है, जिसके कारण इन्होंने इस काल को अद्य नवपाषाण काल कहा है। क्यों अद्य नवपाषाण काल कहा है? क्योंकि इसमें हमको निम्नपुरा पाषाण काल का भी अंश देखने को मिल रहा है और जो आने वाला है यानी उच्चपुरा पाषाण काल में जो उपकरण बहुत संख्या में अब मिलेगा आगे चल के हमको, ब्लेड, वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। इसलिए दोनों संस्कृतियों के बीच का है, एक संक्रमण काल की तरह है, इसलिए इसको अद्य नवपाषाण काल कहा जाता है। और पश्चिमी यूरोप में, फ्रांस में एक गुफा है, मस्तूरियन गुफा, ठीक है। तो मस्तूरियन गुफा के नाम से वहाँ पे हमको बहुत सारे अवशेष मिले हैं और सबसे पहले वहीं पे हमको फ्रांस से ही पता चलता है इसके बारे में। जो पढ़ाई शुरू होती है, इसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना लोग शुरू करते हैं, वो वहीं से शुरू होता है। इसलिए ज़्यादातर आपको इस समय के जो भी शब्दावलियाँ मिलेगी वो फ्रांस की ही लैंग्वेज की शब्दावलियाँ हैं। इसलिए इसको मस्तूरियन, उस गुफा के नाम पे इसको मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। विश्व में हमको कहाँ कहाँ से इसके उपकरण मिले हैं और जीवाश्म मिले हैं, तो इसके अवशेष हमको फ्रांस से मिलते हैं, जर्मनी से मिलता है, इटली, बेल्जियम, यूगोस्लाविया और ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण देश हैं। और लासेपल नामक पूरा स्थल से हमको एक रोगग्रस्त नर कंकाल मिला और वो शारीरिक रूप से पूरी तरह अक्षम था, लेकिन इसके बावजूद 40 वर्ष तक वो जीवित रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सहायता क्या वो दिखाता है कि ये वहाँ पे समाज में सहायता करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। और वयस्क को दफनाया गया था बच्चे के साथ, यानी माता को बच्चे के साथ दफनाया गया, वो हमको साक्ष्य मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम माँ के साथ बच्चे को दफनाया गया है, जिसने दफनाया है, तो वहाँ पे थोड़ा परिवार जैसी प्रवृत्तियाँ भी हमको देखने को मिलने शुरू हो गई हैं। और दफनाना एक तरह से ये कहा जाता है कि उनको एक अपनी दूसरी शक्ति पे उनको भरोसा होना शुरू हो गया था कि धार्मिक कर्मकांड जिसको बोलते हैं कि उससे भी ऊपर कोई सत्ता है, ऐसा कुछ उनको आभास या कुछ उनको महसूस करने लगे थे। उपकरण और फलक संस्कृति। उपकरण में हमने जैसे बताया था कि ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति इसको कहा जाता है। ये ब्लेड भी मिलते हैं लेकिन यहाँ पे बहुतायता संख्या में स्क्रैपर मिलता है, यानी खुरचनी मिलती है। वो पहले जो बड़े बड़े उपकरण बनते थे, अब वो उपकरण छोटे छोटे होने लगे हैं। और लेवलिया तकनीकी, हमको उत्तर भारत में ज़्यादातर जो उपकरण मिले हैं वो लेवलिया तकनीकी से बने मिले हैं, और जो दक्षिण भारत में हमको मिलते हैं वो लेवलाइज तकनीकी से बनते हैं। दोनों तकनीकी रिटचिंग की हैं, यानी कि घिस करके पत्थर को शार्प किया जा रहा है, चिकना बनाया जा रहा है और धारदार बनाया जा रहा है। लेकिन वो जो तकनीकी को दक्षिण में यूज़ किया गया तो उसको लेवलाइज बोला गया है। जो नॉर्थ भारत में मतलब उत्तर भारत में जो यूज़ किया गया है उसको लेवलिया तकनीकी बोला गया है। इसमें हमको जैस्पर मिल जाएगा, चर्ट मिल जाएगा, फ्लिंट मिल जाएगा, ये सारे पत्थरों का उपकरण के लिए प्रयोग किया गया है। और जो जैसे मैंने बताया रिटचिंग के माध्यम से इन पत्थरों को उपकरण अब बनाने लगे हैं और बहुप्रयोजनीय उपकरण बनने लगे हैं। मतलब कि एक ही उपकरण से कई सारे काम कर लें, चीरने फाड़ने का और कई सारे काम एक ही पत्थर से, मतलब एक ही उपकरण जो बन रहा है उसके माध्यम से अब कर सकते थे। पहले क्या था कि एक उपकरण एक काम के लिए बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक उपकरण से कई सारे काम कर सकते थे। अब स्क्रैपर भी जो मिले हैं वो भी कई प्रकार के मिले हैं। तो जैसे इसमें था स्क्रैपर और छिद्रक। तो स्क्रैपर में सिंगल साइडेड हो गया, मतलब कि आप ये देखिए जैसे स्क्रैपर मिला है तो ये सिंगल साइडेड है और डबल साइडेड, मतलब इधर से भी धारदार है, और कभी कहीं कहीं हमको मिलता है कि ये तीनों तरफ से धारदार हमको मिल रहा है। और
चारों राउंड पेपर स्क्रैपर, यानी कि चारों तरफ से धारदार है, यहाँ पकड़ने के लिए है, ये चारों साइड खूब धारदार बनाई गई है। इसी तरह से छिद्रक है, छिद्रक खुरपी जैसे आप आज देखते हो खुरपी जैसे थी, उसी तरह का एक उपकरण था। और ये भी चारों तरफ से थी, जैसे इधर से हो गया डबल साइडेड, ऐसे इधर से भी ऐसे हो गया, बीच से पकड़ के उपकरण का यूज़ किया जाता था। इस तरह से बहुत सारे उपकरण हमको मिलते हैं और ज़्यादा संख्या में जो हमको मिल रहा है वो स्क्रैपर मिल रहा है, इसको याद रखिएगा। मध्य पूर्व पाषाण काल में सबसे ज़्यादा संख्या में स्क्रैपर मिलता है, उसके बाद छिद्रक मिल रहा है यानी खुरपी जैसा आकार का उपकरण मिल रहा है, और उसके अलावा भी जो पहले चल रहे थे यानी हस्त कुठार है, पेबुल है, क्लीवर है, ये सब भी मिल रहे हैं। और जो उच्च पूर्व पाषाण काल में हमको बहुत संख्या में मिलेगा ब्लेड, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आदि मानव जो इस समय जो मानव है वो काफ़ी विकसित हो अपने आप को कर लिया है। निम्न पूर्व पाषाण काल में जो मानव था उससे वो काफ़ी विकसित हो गया है। भारत में जो हमको अवशेष मिलते हैं उसका वो पशुओं के जीवाश्म हैं, जैसे हाथी गौर हो गया, बाज बुबेलस हो गया, ये सारे हाथी मतलब प्रजातियां हैं। जैसे कि मैमथ हाथी था, अब तो उसकी भी संख्या बहुत कम हो गई हैं। तो ये सारी प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं। ये सारे नदी में है, कहीं जो हिमयुग था उस समय जो दब गए उसमें जो जीवाश्म निकल रहे हैं उसके द्वारा जो रेडियो कार्बन तिथि के माध्यम से इनकी तिथि पता की जा रही है। और इस तरह की बहुत सारी संख्या में जीवाश्म हमको भारत में मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस समय कैसे कैसे जीव रहते थे, कितने बड़े बड़े जीव रहते थे, ये हमें पता चलता है। और इसकी उत्पत्ति के विषय में काफ़ी मत विद्वानों ने रखे हैं, अपने पुरातत्वविदों ने, जिसमें से कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो विदेशी आदिमानव मतलब जो आदिमानव इस समय मध्य पूर्व पाषाण काल में हैं वो विदेशी आदिमानव हैं। और कुछ थे जो मानते थे कि नहीं ये भारतीय आदिमानव हैं जो निम्न पूर्व पाषाण काल के थे, उन्होंने ही अपने आप को डेवलप किया है और इस समय वो जलवायु या जो अपने आप को डेवलप करके यहाँ पे स्तर पर पहुँचे थे उनका विकास है, न कि कोई नया विदेशी आदिमानव आकर के ये सब संस्कृति का विकास किया है। लेकिन विदेशी को जो मानते थे उसमें थे अल्विन, एच.डी. संकालिया, ए.पी. खत्री। और भारतीय आदिमानव के विषय में जो मानते थे वो थे सौनंद राजन और के.डी. बनर्जी। बाद में आके चल के एच.डी. संकालिया भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये विदेशी आदिमानव ही थे, जब उनको महाराष्ट्र में नेवासा में उनको बहुत सारी संख्या में उपकरण मिलता है। और सबसे पहले जो भारत में उपकरण मिला है हमको वो नेवासा से ही मिला है, तो इसको प्रारूप स्थल भी कहा जाता है और नेवासा उद्योग की भी संज्ञा उसको दी गई है। तो जब उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में उपकरण मिलते हैं तब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो आदिमानव थे हमारे जो मतलब निम्न पूर्व पाषाण काल में जो आदिमानव थे उन्होंने ही अपने आप को डेवलप किया था। और जो जलवायु में धीरे धीरे बहुत समय से परिवर्तन हो रहा था उसकी वजह से ही ये सारे मानव अपने आप को विकसित किए थे। और जो उपकरण में हमको तकनीकी देखने को मिलती है वो सब उसी का परिणाम है। संस्कृति क्या थी इनकी, तो इस समय का मानव जो था मध्य पूर्व पाषाण काल का, ये मानव था नियंडर स्थल मानव। अभी हमको निम्न पूर्व पाषाण काल में होमो इरेक्टस मिला है, नियंडर स्थल मध्य पूर्व पाषाण काल में हमको देखने को मिलता है। इसकी कपाल क्षमता, जो पहले का मानव था उसकी खोपड़ी छोटी थी, इसकी खोपड़ी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब 460 सीसी का। अब इसमें थोड़ा सा बुद्धि का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा विकास हो गया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से अब सोच पा रहा है। और मुस्तूरियन संस्कृति का जो विकास का जनक कहा जाता है उनको ये नियंडर स्थल मानव को ही कहा जाता है। यानी मध्य पूर्व पाषाण काल में जो संस्कृति हमको जो उपकरण देखने को मिल रहे हैं, जो हमको दफनाने की प्रथा देखने को मिल रही है, जो भी चीज़ हमको इस समय देखने को मिल रहा है, वो सबका जो ये प्रथा जो ये संस्कृति शुरू की गई है ये नियंडर स्थल मानव द्वारा ही शुरू किया गया है। तो इसके जनक मुस्तूरियन संस्कृति के जनक भी इनको कहा जाता है। अनेक कार्य प्रयोजनीय लघु उपकरण बनाने लगे थे, परिवार बनाकर रहने लगे थे। जैसे कि मैंने कहा था कि माता के साथ बच्चे को दफनाया हुआ पाया गया है, उसके साथ बहुत सारे उपकरण पाए गए हैं, सींगें पाई गई हैं। तो ये सब दर्शाता है कि किसी न किसी ने वो दफनाया होगा बच्चे को। वैसे भी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तो माँ पे ही वो डिपेंडेंट रहता है, तो किसी ने तो दफनाया होगा ना। तो इससे ये पता चलता है कि परिवार जैसी कोई संकल्पना या विकसित हो चुकी थी उनके समाज में, या फिर समूह में वो लोग रहने लगे थे। इतना यहाँ से पता चलने लगा है। लोगों ने अनुमान लगाना, मतलब ये विद्वानों ने अनुमान लगाकर जो बताया है। और सामाजिक रूप से संगठित थे, यानी कि जैसे आपको ला सेपल से हमको जो
वो अवशेष मिला था जिसमें नरकंकाल 40 वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन वो रोगग्रस्त था, बहुत ही अक्षम था, वो अपने द्वारा नहीं जीवित रह सकता था उतने दिन, लेकिन उसके बावजूद वो 40 वर्ष तक जीवित था। तो कहीं ना कहीं उसको सहयोग मिला होगा, किसी ने उसको मदद की होगी, तभी वो इतने दिन तक जीवित रहा। इसलिए भी लोग मानते हैं कि इस समय आपसी सहयोग की, परस्पर निर्भरता की भावना का विकास हो गया था, परिवार बनाकर रहने लगे थे वो लोग। और सौंदर्य मतलब हड्डी की मूर्तियाँ मिलती हैं हमको, तो कोई मूर्ति अगर बना रहा है किसी भी तरह का छेड़छाड़ अगर पत्थर के साथ हो गया, या फिर मूर्ति मतलब हड्डी के साथ किसी भी तरह का कोई भी कटिंग या कुछ किया जाता है, वहीं से कला का जन्म हो जाता है। तो मतलब ये कला जैसी भी चीज़ें जानने लगे थे। आकर्षण यानी कि सुंदर वस्तु कैसी है, खराब क्या है, ऐसे इनको जानकारी हो गई थी, ऐसा ये भेद करना सीख गए थे। मतलब आकर्षण को ये अब जानने लगे थे कि ये चीज़ सुंदर है, ये चीज़ खराब है, तो इनकी जागरूकता अब इतनी हो गई थी। और भारत में जो सबसे पहले स्थल मिला है, जैसे मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में नेवासा है, उसको नेवासा उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत संख्या में हमको ये उपकरण प्राप्त होता है। और एच.डी. संकालिया ने उपकरण ये प्राप्त किया था, और ये लोग नदी तट में रहते थे, गुफा में रहते थे, आखेट करते थे, और खाद्य जो पाते थे उसको इकट्ठा करके रखते थे, उसी को खाते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि आग का प्रयोग करके अब पका के खाने लगे थे, लेकिन हाँ, ये लोग आग का प्रयोग करना जानते थे, आग को, क्योंकि कई जगह हमको शव दफनाने और जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये तो पता चल गया कि आग का ये प्रयोग करना जानते थे। हाँ, बहुत संख्या में ये प्रयोग करते नहीं थे, इसलिए जब क्वेश्चन आता है कि आग का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखा जा रहा है, तो हम लोग लगाते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। लेकिन जानकारी अगर देखा जाए तो जानकारी निम्नपुरा पाषाण काल में हो गई है, और मध्यपुरा में ये लोग आग का प्रयोग करना सीख गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आग का प्रयोग और कई तरह से प्रयोग वो उच्चपुरा पाषाण काल में हमको मिलता है, इसलिए हम लोग उच्चपुरा पाषाण काल को ही ऑथेंटिक मानते हैं ज़्यादा। इसके अलावा हमको खाद्य संग्रह हो गया, इनके उपकरण छोटे छोटे होने लगे थे, घिस करके बनाने लगे थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को इनकी संस्कृति में मिलता है। भौगोलिक प्रसार कहाँ कहाँ तक था, तो नॉर्थ इंडिया में था कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा था गुजरात, राजस्थान। तो हमको देखने को तो बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पे, लेकिन कश्मीर में हमको लिद्दर घाटी से, यानी कि ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे लिद्दर घाटी से और पहलगांव, गणेशपुर, यहाँ से हमको बहुत सारे जीवाश्म और उपकरण प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया इसके जस्ट नीचे, हिमाचल प्रदेश से हमको ब्यास नदी, वानगंगा और सिरसा घाटी से हमको उपकरण और जीवाश्म मिलते हैं। इसके अलावा है गुजरात में सावर नदी है, सावर नदी हो गया, वाट नदी हो गई, इन सब जगहों से, यानी कि सावर नदी, वाट नदी जैसे पूरा स्थल से, सौराष्ट्र है, हिरण गांधी घाटी हो गई, रोजवी, रतांजे, इन सब जगहों से हमको उपकरण प्राप्त हुए हैं। पंजाब में है तो हरिपुरा हो गया, कांगड़ा हो गया, कुआरलार, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से हमको जीवाश्म और उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में तो पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान दोनों जगह से हमको मिलता है, और वहाँ उस पूरा स्थल से बी.एन. मिश्रा को बहुत अधिक मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए, जिसके कारण इनको ये बी.एन. मिश्रा इस जगह को लूनी उद्योग के नाम से भी परिभाषित करते हैं। इसका नाम लूनी उद्योग अगर आए कहाँ है, किसने कहा था, तो बी.एन. मिश्रा ने इसको कहा था, और ये राजस्थान में पड़ता है। तो लूनी उद्योग से, और इसकी सहायक नदी है, तो उसके तट से रेरिया, जोजरी, सुकरी, इन सब आदि जो पूरा स्थल हैं, इन सब जगहों से हमको उपकरण और जीवाश्म मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान देखें तो समदारी हो गया, दूंदरा, श्री कृष्णपुर, डुंडा गांव, ऐसी कई जगहें हैं। दक्षिण राजस्थान में आप देखो तो हजिया खेड़ी है, बूटिया है, बेवर है, तो ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, इन सब जगहों से हमको उपकरण प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में तो हर जगह से हमको देखने को मिलता है, पूरे मध्य प्रदेश में। अगर नर्मदा घाटी है, सिरसा घाटी, मतलब आप कहीं भी देखो तो आपको पूरे मध्य प्रदेश से हमको बहुत अधिक मात्रा में पूरा स्थल से हमको उपकरण मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि सिहोरा नदी घाटी और सिंघवल, बनोर, पटपरा,
वियराना, इन सब जगहों से 12 पूरा स्थल ऐसे हैं जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जीवाश्म और उपकरण मिले हैं। नर्मदा घाटी से डिंडोरा, बजरंग टोला आदि स्थल है, वहाँ से उपकरण हमको मिलता है। इंदौर के पास रऊ नामक स्थल है, वहाँ से हमको 4 स्थल है, वहाँ से हमको उपकरण और जीवाश्म मिलते हैं। महानदी घाटी में 6 पूरा स्थलों से हमको उपकरण और जीवाश्म मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश से हमको बहुत सारे उपकरण, यानी मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र से हमको बहुत सारे उपकरण और जीवाश्म मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बेलन घाटी हो गया, सोन घाटी है, सिंगरौली घाटी है, इन सब जगहों से बहुत अधिक मात्रा में उपकरण जीवाश्म मिले हैं। मिर्ज़ापुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, चित्रकूट है, बांदा है, झांसी है, इन सब जगहों से हमको उपकरण और जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। बिहार राज्य में सिंह भूमि है, पालुमी है, मोगलायर है, पटना है, भागलपुर, इन सब जगहों से हमको स्क्रेपर, गया से हमको स्क्रेपर मिलता है। स्क्रेपर मैंने बताया था कि बहुत अधिक मात्रा में इस समय यूज़ किया जाता था। स्क्रेपर यानी खुरचनी, ये बहुत प्रयोजनीय था। इससे बहुत सारे वो काम कर लेते थे, मतलब जानवर जो मिलता था उसको मार भी लेते थे, उसी से उसको फाड़ भी लेते थे, उससे मांस भी जो निकालते थे वो निकाल लेते थे। तो उनको अलग अलग उपकरण का प्रयोग नहीं करना पड़ता था, वो एक ही उपकरण से बहुत सारे काम कर ले रहे थे। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल से जलपाईगुड़ी हो गया, 24 परगना है, पुरुलिया है, मिदनाड़ा है, वीरभूमि है, इन सब जगहों से हमको स्क्रेपर, बोरर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमको उपकरण वहाँ से हमको मिले हैं। उड़ीसा में क्वेझर जनपद है, सुंदरगढ़ से है, मयूरभंज जनपद है, इन सब जगहों से ढेनकनाल जनपद है, वहाँ से हरिश्चंद्रपुर से हमको बहुत अधिक मात्रा में जीवाश्म और उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत में अगर आप केरल को छोड़ दो तो हमको पूरे दक्षिण भारत से जीवाश्म और उपकरण प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में है तो गोदावरी नदी और उसकी जो है सहायक नदी प्रवरा नदी, जहाँ से नेवासा संस्कृति, मतलब नेवासा से बहुत सारे उपकरण एच.डी. संकालिया को मिला है, वो यही है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, वहाँ से हमको ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, यहाँ से हमको बहुत सारी संख्या में उपकरण और जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नेवासा उद्योग, ये इसी जगह पे है नेवासा उद्योग। नेवासा उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उपकरण प्राप्त हुआ है। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं, ये सारी जगहों से हमको उपकरण और जीवाश्म मिलता है। उसी के नीचे है ये कर्नाटक से हम, ये केरल है, केरल से हमको नहीं मिलता है, और यहाँ कर्नाटक से हमको बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तमिलहाल है, बागलकोट है, अलमट्टी है, इन सब जगहों से संगनकल्लू है, हागरगुड़ी है, ये सारी जगहें जो हैं इन सब जगहों से जीवाश्म और उपकरण प्राप्त हुए हैं। और आंध्र प्रदेश में है कर्नूल के, जो कर्नूल से पुरातात्विक थे जिन्होंने सिरीज द्वितीय की संज्ञा दी थी इस काल को। आपको याद होगा मैंने आगे बताया था कि अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सिरीज द्वितीय। सिरीज द्वितीय क्यों कहते हैं? क्योंकि द्वितीय हिमयुग खत्म होने वाला है और तृतीय में जा रहा है। द्वितीय हिमयुग चल रहा था ना उस समय, तो उसके आधार पर उन्होंने द्वितीय सिरीज का नाम दिया है। बरकिड और कैमिचट थे, इनको यहाँ से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जगह से जिला था, वहाँ से इनको उपकरण प्राप्त होता है। स्क्रेपर, बोरर, ये सारे उपकरण यहाँ से उनको मिलते हैं। कृष्णा नदी घाटी में है लेश्वरन, थीरमपाया, राजगीर वागू, करीमनगर, नालगोंडा, नेल्लोर, नागार्जुनकोंड, पेलूर घाटी, इन सब स्थलों से उपकरण मिलते हैं। तमिलनाडु में है, वहाँ से बादाम-दुरई है, अतिरम है, पथरकम है, गुडियाम है, ये सारे जो पर्वतीय पूरा स्थल थे, इन हर जगह से हमको बहुत ढेर मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं। जीवाश्म जो जीव थे वहाँ पे उनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो इन आधार पे हम कह सकते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल निम्नपुरा पाषाण काल से काफ़ी हद तक पहले से डेवलप हो चुका था। अब परिवार जैसी उनकी संरचना बनने लगी थी, सहयोग की भावना अब ने जन्म ले लिया था। जहाँ पहले निम्नपुरा पाषाण काल में लोग मार करके एक दूसरे को खा जा रहे हैं, अब वहीं पे अब है क्या कि अब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ, परिवार जैसी संकल्पना या समूह में रहने की कुछ ऐसी कल्पना की जा सकती, वो रहने लगे थे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो मानव था
उसका बुद्धि का विकास हो रहा है। निम्न पूरा पाषाण काल में देखते हैं कि उसका जो खोपड़ी है वो छोटी रहती है, अब वो काफ़ी थोड़ी बड़ी हुई है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि अब इसके आगे हमको यही निएंडरस्थल मानव ही 3 भागों में बांटकर होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस का मिक्स और निएंडरस्थल होमो सैपियंस का। और इसी तरह से अभी आपने देखा होगा कि अप्रैल में 2021 में ही एक और नरकंकाल हमको मिला है जिसको होमो ली के नाम से जाना जा रहा है। अभी ये बुक में नहीं आया है, लेकिन आप जीके के तौर पे जानते रहिए कि होमो ली नाम का चीन से एक नरकंकाल हमको मिला है। वो निएंडरस्थल और होमो सैपियंस के बीच का है, यानी कि निएंडरस्थल के बाद अगर अब आगे की कोई भी बुक आती है ये हिस्ट्री से तो उसमें रहेगा कि निएंडरस्थल और होमो सैपियंस के बीच जो था होमो ली वो आ गया है, तो उसके बाद होमो सैपियंस आ रहा है। तो ये सारे का जो इकट्ठा है, ये तीनों चीज़ हमको यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल में मिलेगा। और अंत में आप देखते हो कि अंत में जाते जाते होमो सैपियंस मानव का विकास हो जाता है और वही आगे चल के बचता है। ये सारे मानव ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये सब जलवायु में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वही मानव बचेगा क्योंकि वो बुद्धि में भी तेज हो जाएगा, हर तरीके से वो अपने आप को काफ़ी हद तक विकास कर लेगा, तो वो बढ़ेगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ कमी लग रही हो उसके बारे में भी नीचे आप बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिए, सब और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए। और आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खूब पढ़ें। थैंक यू सो मच।